जिसको हम लखपति दीदी कहते हैं। लखपति दीदी का मतलब ये हुआ कि जो महिला हैं इंडिविजुअली, हालांकि वह स्व सहायता समूह का हिस्सा है, बट उनकी परिवार की मतलब उनकी स्वयं की उन महिला के द्वारा जिन गतिविधियों को किया जा रहा है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा की उनकी आमदनी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, चाहे दुर्गा पूजन हो चाहे लक्ष्मी पूजन हो, लेकिन महिलाओं को हमेशा से ही एक देवी के स्वरूप में भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं के लिए किस तरीके से कार्य हुआ है, किस तरीके से महिलाओं को एक देवी मानकर मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए नई नई योजना चलाई है। खुद मेरे साथ सीनियर IAS अधिकारी मनीष श्रीवास्तव सर मौजूद हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव का दायित्व मध्य प्रदेश सरकार में निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस में। थैंक यू सो मच। सर, भारतीय संस्कृति में हमेशा महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, लेकिन आपकी सरकार में, आपकी कार्यकाल में जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली गई हैं, उसको कैसे देखते हैं? गरीब परिवार तक वो योजनाएं जा रही हैं, चाहे लाडली बहला योजना हो, क्या कहेंगे सर? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। और मुख्य रूप से जो 2 मुख्य योजनाएं, एक तो स्व सहायता समूह जो महिलाओं के बने हैं, मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 60 लाख महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। और ये 60 लाख महिलाएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं, और जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं, छोटे मोटे व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां हैं, और कुल मिला के ये गतिविधियां जो उनके परिवार की आय है उसको बढ़ाने में बड़ी कारगर साबित हो रही हैं। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार की जो बाकी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को एक प्रमुख भूमिका दी गई है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप परिचित ही होंगे कि विभिन्न स्कूलों में बच्चों को हर शिक्षण सत्र में यूनिफॉर्म मुहैया कराई जाती है। तो ये यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराने का, उसको सिलने का काम, क्योंकि जैसा आप जानते हैं महिलाएं इस कार्य में अत्यंत पारंगत होती हैं, तो सभी स्कूलों में जो स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए राशि उपलब्ध कराता है, उससे स्व सहायता समूह यूनिफॉर्म स्टिचिंग करके और स्कूलों में उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो PM पोषण, जिसको मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, उसमें बच्चों को भोजन तैयार करके जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसको बनाने का काम भी महिलाएं करती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी आपने सुना होगा कि जल जीवन मिशन का काम ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। और उसमें कार्यक्रम को चलाने के बाद जब योजना पूरी हो जाती है तो उसके उपरांत जो इन योजनाओं में मासिक जो राशि देनी होती है परिवारों को, करीब 60 रुपये प्रति माह या 2 रुपये प्रतिदिन मिनिमम होती है। पहले इसकी वसूली बहुत कम होती थी। तो अब 2 कारण हैं। एक तो लोगों को घर में पानी मिलने लग गया, लगभग 60 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टोंटियों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अगर इनको सतत रूप से चालू रखना है, मेंटेनेंस करना है, उसके लिए पंप ऑपरेटर को राशि देने की आवश्यकता होती है, अन्य छोटी मोटी जो टूट फूट होती है उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जब से महिलाओं को ये कार्य दिया गया स्व सहायता समूहों को, तो जो वसूली 15 से 20% होती थी वो 70 से 80% होने लगी। तो
तो ये यही बताता है कि महिलाएं को जो भी कार्य दिया जाता है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, ज़्यादा दक्षता से करते हैं। एक और स्व सहायता समूह से संबंधित बिंदु आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश से ही इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, जिसको हम लखपति दीदी कहते हैं। लखपति दीदी का मतलब ये हुआ कि जो महिला हैं इंडिविजुअली, हालांकि वह स्व सहायता समूह का हिस्सा हैं, बट उनकी परिवार की मतलब उनकी स्वयं की उन महिला के द्वारा जिन गतिविधियों को किया जा रहा है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा की उनकी आमदनी हो। और फिर मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की 15 लाख महिलाएं हैं। मतलब ये मानिए आप कि 60 लाख महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उसमें लगभग 25% 15 लाख ऑलरेडी लखपति दीदी हो चुकी हैं। और आगे आने वाले समय में यह जो नंबर है और बढ़ने वाला है। एक चीज़ और कि हमारी जो महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की, वो कृषि और व्यवसाय या दूसरी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, उसके अतिरिक्त जो अन्य गतिविधि हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ आपको बैंक सखी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य तौर पर बैंक की ब्रांचेस की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन हर गांव में नहीं है, हर ग्राम पंचायत में नहीं है। लेकिन ये हमारी जो बैंक सखियां हैं, यह जो गांव की हमारी महिलाएं हैं और बैंक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। विभिन्न योजनाओं में उनके फॉर्म भरवाने की बात हो या बैंकिंग संबंधी अन्य सुविधाएं देने की बात हो, उन सभी में ये महिलाएं जहां एक तरफ बैंक की सेवाओं को गांव तक पहुंचाने में मदद करती हैं, वहीं जो गांव की हमारी महिलाएं हैं उनको बैंक की सुविधा घर बैठे दिलवाने में भी मदद करती हैं। एक चीज़ और कि प्रधानमंत्री जी ने बीमे की बहुत सारी स्कीमें शुरू करी हैं, जिस योजनाएं चलाई, उसका प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं होता है। आपको याद होगा कि पहले जन धन योजना शुरू हुई थी, जब गांव में ये एक लक्ष्य रखा गया था कि हर किसी का बैंक खाता हो। उसी के बाद आगे बीमा की योजनाएं आई। तो बीमा की योजनाओं में भी हमारी स्व सहायता समूह की जो बहनाएं हैं वो इनमें भी ये सुनिश्चित करते हैं कि बीमे की राशि चूँकि बड़ी कम होती है, क्योंकि बीमे कराने में बहुत सारी तरीके की लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। और एक चीज़ और जो हमारी बहनाएं करती हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है कि लाभ योजना का जो उन्होंने प्रीमियम दिया उसका लाभ मिलने में भी फिर बीमा कंपनी से संपर्क करना पड़ता है, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। तो ये तो जो सीधे सीधे स्व सहायता समूह की गतिविधियां हैं उसकी बात हुई। एक और योजना जो कि एकदम लेटेस्ट 14 तारीख को ही इसके गाइडलाइन जारी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को इसको लॉन्च किया है, जो और इसका नाम दिया है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना के बारे में तो आज मध्य प्रदेश में हर कोई परिचित है, उसके बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुना होगा, जिसमें लगभग 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है अपना स्वयं का मकान बनाने के लिए। और लेकिन क्या हुआ कि जब इस योजना की शुरुआत हुई तो एक सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस है उसको आधार बनाया गया। अब उसके बाद सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से अकेले नहीं, सभी राज्यों से ये मांग की गई कि काफ़ी लोग हैं इसमें जो छूट गए हैं, जो अदरवाइज़ योजना के गाइडलाइन के हिसाब से पात्रता रखते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं आ पाए, क्योंकि वो ACCC सर्वे हुआ भी काफ़ी समय पहले था। तो भारत सरकार ने एक आवास प्लस की योजना
निकाली और लगभग 1 साल उसमें पंजीकरण किया गया। हमारे मध्य प्रदेश से भी करीब 29 लाख लोगों ने पंजीयन किया। फिर जब ये योजना, आप जानते हैं कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें एक एक्शन प्लान के तहत लाभ दिया जाता है। प्रतिवर्ष कुछ लक्ष्य होता है, बिकॉज़ हर योजना के लिए बजटिंग करनी पड़ती है, फंड्स की व्यवस्था होती है और केंद्र शासन का अंश होता है, राज्य सरकार का अंश होता है। तो कुल मिला के उसमें करीब 29 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा, उसमें करीब 4.5 लाख लोग ऐसे थे कि किसी न किसी कारण से उनका फॉर्म दर्ज नहीं हो पाया, रिजेक्शन हो गया। तकनीकी कारणों से करीब 1 लाख दर्ज हो गया, निरस्त हो गया। तो ये मांग लगातार आई कि भाई इनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतना भ्रमण करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो ये भी एक मुख्य उनके सामने मांग रखी जाती थी। तो फिर ये हुआ कि जो 29 लाख ऑलरेडी दर्ज हो गए थे आवास प्लस में, उसके करीब 7.5 लाख हमको लक्ष्य भी मिला, जिसमें विगत दिनों जो गृह प्रवेश योजना के माध्यम से लोगों को घर की चाबी भी सौंपी गई। अब जो बच गए थे लोग, उनके संबंध में शामिल करने में फिर भारत सरकार की योजना थी, उसकी जो दिशा निर्देश थे उसमें करीब 14 या 15 शर्तें आपको पूरी करनी होती थी जो आप पात्र होते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नई स्कीम लॉन्च करी 17 तारीख को, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इसमें सिर्फ 5 जो उसकी शर्तें रखी गई वो सभी को मालूम है। उसके बारे में अच्छा प्रचार और प्रसार भी किया गया। खुद मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में बताया। हाँ, और यहाँ तक कि फॉर्म भी खुद ही भरवाया। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस, एक बड़ा हास्यास्पद रहा कि एक फॉर्म भरने वाले ने मुख्यमंत्री जी के पाँव पर रख के साइन कर दिया। जी। तो उसके बाद अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 2 दिन हुआ है, 17 और 18 फॉर्म भरते हुए, आज चौथा दिन है। तो प्रथम 2 दिन में लगभग 2 लाख के आसपास ऑलरेडी फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अक्टूबर तक है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि समस्त औपचारिकताओं को पूरी करते हुए जो दस्तावेज हैं उसको लगाते हुए अगर वो फॉर्म जमा कर देंगे नियत समय में, तो उसके बाद उसमें जैसा योजना के दिशा निर्देश हैं उसमें जांच के उपरांत देन जो पात्र लोग होंगे उनकी स्वीकृति और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल बनता है कि कैसे विचार आया, कितना संघर्ष इसमें आप लोगों को झेलना पड़ा। आप एक खुद बड़े सीनियर IAS अधिकारी हैं, बहुत काम भी रहता होगा, मगर इस योजना के बारे में किस तरीके से विचार किया? क्या मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इस टेबल पे एक बात विचार किया गया कि एक टीम गठित की गई कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, गरीब परिवारों को छत मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का सपना मध्य प्रदेश सरकार भी पूरा करे? देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग शासकीय सेवा में आए हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मे बी वी आर फ्यू लकी वंस जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ के लिए, उनके विकास के लिए हम योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें। जहाँ तक योजनाओं के स्वरूप की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले में और इतना ज़्यादा उनका लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, भ्रमण करते हैं, तो मुझे लगता है वो जो ग्राउंड लेवल की परिस्थितियां हैं, लोगों की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, और विचार विमर्श की बात है वो तो सरकार में करीब क्योंकि कोई भी एक योजना एक विभाग अकेले से संबंधित नहीं होती है, उसमें 8 से 10 विभागों का विचार विमर्श होता है और निश्चित तौर पर विचार विमर्श आवश्यक भी होता है जिससे भली भांति बन सके। तो उस पूरी एक बार हम लोगों को जब कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल जाता है तो पूरी शासकीय टीम एक साथ उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, विचार विमर्श करके और उसको योजना का स्वरूप देती है।
मैं हाल फिलहाल में ही सर एक तारा सेमनिया एक ग्रामीण क्षेत्र है, मैं वहाँ पर गया था। वहाँ आदिवासी परिवार मुझे मिले। जब मैंने उनको देखा तो वो उनको इस योजना का, जो आपने आवास योजना शुरुआत में चलाई थी, जो प्रधानमंत्री वाली थी, उनको लाभ मिला। एक बुजुर्ग महिला आदिवासी ने ऐसा बोला कि हमने कभी सपना नहीं देखा था, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें छत के मकान में रह पाएंगे। क्या कहेंगे सर, जब ऐसे लोग मिलते हैं और जब वो मीडिया से इंटरेक्शन होता है या फिर आम नागरिक से बताते हैं, आप जैसे बड़े अधिकारियों पर तक वो वीडियोस आती हैं कि हमने जो योजना चलाई उसका लाभ एक बहुत निचले तबके आदिवासी परिवार को मिला कि वो आज छत के मकान में रह रहा है। निश्चित तौर पे खुशी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रयास करता है और उसके रिजल्ट्स देखता है और अच्छे रिजल्ट देखते हैं तो अच्छा लगता है। क्या कहेंगे सर, बस आप आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता से, किस तरीके से जो शासकीय कार्य हो रहे हैं, जो अधिकारियों द्वारा, शासन द्वारा जनता के लिए योजनाएं निकाली जा रही हैं, उसका लाभ पूरी तरीके से उठाया जाए? निश्चित तौर पर मैं यही चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं उनके निर्देशों के अंतर्गत जो पात्रता रखते हैं वो आगे आके इसका लाभ उठाएं, और अगर कहीं कोई विसंगति भी परिलक्षित होती है तो स्थानीय स्तर पर कलेक्टर साहब को, सीओ ज़िला पंचायत को, अन्य अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराएं। और साथ ही अगर कोई कठिनाई भी आती है या किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उनसे मिलके प्राप्त करें, जिससे हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य को पूर्ति करें और मध्य प्रदेश को और आगे ले जा सकें। आप एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं सर, आईएएस लॉबी को क्या कहना चाहेंगे सर? जो लोग अभी शासकीय में हैं वो दृढ़ निश्चय करें कि किस तरीके की योजनाएं बनाई जाएं जो सीधा आम जनता को लाभ मिले। मुझे लगता है कि सिर्फ आईएएस अधिकारी ही ये कार्य नहीं करता। हमारे जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं, जैसे हमारे ग्राम रोजगार सहायक हुए, ग्राम सचिव हुए, हमारे सीओ जनपद हुए, सीओ ज़िला पंचायत हुए, कलेक्टर्स हुए, कमिश्नर्स हुए, मुझे लगता है कि जो फील्ड लेवल के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। और हम लोग का काम तो जो निश्चित तौर पे जो ज़्यादा अनुभव जिसको हो जाता है वो उसका काम होता है कि उनको गाइड करें, मार्गदर्शन दें। वो सभी लोग कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइंस इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सर।